वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ इस समय जो रिपोर्टर जुड़े हैं वो इस समय अतुल यादव गोंडा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं और अनिल नेताम रायपुर से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अतुल, पहला सवाल आपसे ही होगा, गोंडा में क्या कुछ खास चल रहा है, आज की बड़ी खबरें बताइए। द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करने, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े बीजेपी के नेता हैं जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हैदरापुर आज दौरे पर जाएंगे, वहां पर वो भाग लक्ष्मी माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बैठक में शामिल होंगे। इस तरीके से बैठक में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक की जा रही है कि आखिर किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी देश की सभी लोकसभा सीटों पर विजय हासिल कर, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कई प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरी बैठक में आज शामिल होंगे। फिलहाल इसमें आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार का 100 दिन पूरा होने जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विभागों में 100 दिन में किए गए कार्यों को लेकर के उसकी रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जनता तक जो कि योगी सरकार ने 100 दिन में काम किया वो जनता तक पहुंचाए और जनता को उसकी जानकारी दें। साथ ही अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पहुंचाएं। साथ ही क्षेत्रों में जा करके चौपाल करके जनता से संपर्क करके योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाएं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से आशीर्वाद मांगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर नजर है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों पर जीत को लेकर काफी तैयारी व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी है। देखिए, अगर बात करें दूसरी खबर की, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 26 ऐसे जगह है जो कि ग्रीन सिटी बनाने जा रही है, वहां को लेकर के ग्रीन विभाग जो कि ने पार्क जो कि एक प्रस्ताव तैयार किया, उसको लेकर के योगी सरकार समीक्षा बैठक में जो कि 26 जगह जो ग्रीन पार्क बनाने जा रहे हैं उसको लेकर के भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 439 24 घंटे के अंदर नई कोरोना केसेस में, इसको लेकर के प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से कोरोना खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार में धीरे धीरे 100 कोरोना केस आए थे, उसके बाद धीरे धीरे 439 कोरोना केस आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो कि 3199 कोरोना के एक्टिव केस हैं, इसको लेकर के लगातार जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट है। देखिए, जिस तरीके से अपना दल जो कि यस की अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उनके पिता सोनाल पटेल की लखनऊ में आज 75वीं जयंती है, उसको लेकर के पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की दो बहनें हैं, उनके में विवाद देखने को मिला। इस तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोनेलाल पटेल की 75वीं जयंती मनाई जाए, उसको लेकर के दोनों बहनों में विवाद देखने को मिल रहा है। साथ में जो किस तरीके से अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय राज्य मंत्री है, वहीं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक है। दोनों सगी बहनें हैं, ऐसे में दोनों ने कार्यक्रम कहने को लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक कराया था, लेकिन पल्लवी पटेल का आरोप है कि उनके कार्यक्रम को कैंसिल करके अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम को वहां पर अनुमति दी गई है। कहीं ना कहीं ये मेरे साथ धोखा है और इसको लेकर के उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से भी पूरे मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज दोपहर 1 बजे लखनऊ में जो कि एक बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन साथों से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के संजय सिंह आज योगी सरकार घेरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 1 बजे संजय सिंह तो लखनऊ में आज प्रेस वार्ता करने हैं। जिस तरीके से एनडीए के अधिकारियों में कई वर्षों से जमे अधिकारियों घोटाले की जांच में शामिल हुए थे, ऐसे में एक बार फिर से एसआईटी की जांच में 23 से अधिक जो ऐसे अफसर है उनके खिलाफ चार्जशीट करने जा रही है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद माना जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्य करने जा रही है, जिसके ऊपर कई सालों से भ्रष्टाचार के आरोप थे। देखिए, सबसे बड़ी अगर अपडेट की बात करें
तो जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में हिंसा देखने को मिली, तो एक टेरर की दिन दिहाड़े जो कि विशेष समुदाय के 2 आरोपियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद उसमें उत्तर प्रदेश का कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आया था। उसके बाद प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी एटीएस की एक टीम को लखनऊ भेजा है। वो लखनऊ से जो टीम है उदयपुर के रवाना है। उदयपुर में फिलहाल एटीएस की टीम पहुंच चुकी है और वहां पे जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए थे उनके रिमांड पर लेकर के यूपी एटीएस उनसे पूछताछ करेगी और यूपी कनेक्शन खगालने में जो कि यूपी की एटीएस जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। जिस तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम जैसे ही उदयपुर में कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आया, उसके बाद यूपी एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर थी। कानपुर में जो कि कई घंटे वहां पर रेड की गई। उसके बाद जो कि उदयपुर से एनआईए की टीम जो कि फिलहाल कानपुर में मौजूद है, एनआईए की भी टीम कानपुर में पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ठीक है, अनिल हमारे साथ इस समय रायपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल, रायपुर में क्या चल रहा है और आज की बड़ी खबरें क्या हैं? आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है पूरे छत्तीसगढ़ का आह्वान किया गया है, जिसका अगुवाई जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे हैं। इस पूरे आह्वान पर जो है छत्तीसगढ़ में जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिस पर जो है प्रदेश में बंद का माहौल दिखा जाए। राजधानी रायपुर में भी इस बंद का समर्थन जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स और साथ ही भाजपा ने भी इस बंद का समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें किस तरह से जो है बंद का आह्वान किया गया है, तो वहीं प्रदेश में कुछ अच्छे जो है अलर्ट मोड पर है, तो वहीं राजधानी रायपुर में भी 4 पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिससे कोई हादसा की घटना ना हो। और जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पर भी पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी गई है। और अब देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई है उस पर छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा बंद का आह्वान किया गया है। आज इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है छत्तीसगढ़ न्यायिक न्यायाधिकरण के जो नवीन भवन है उसका जो है लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बात में तीसरी बड़ी खबर की करते हैं तो कोरोना की कहीं न कहीं प्रदेश में चिंता बढ़ाई है। लगातार जो है केसेज जो है बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 129 केस सामने आया है और इसी के साथ एक की मौत भी दर्ज की जा चुकी है, जो काफी चिंताजनक है। अब जो है कोरोना से लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 129 केस जो है सामने आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आऊंगे आपके पास। ईशा चंडीगढ़ से इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, पंजाब में क्या खास चल रहा है, आज की बड़ी खबरें बताइए। जी काजल, जिस तरीके से 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और 21 को इसके नतीजे आने हैं, उससे ठीक पहले बीते कल ही जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंची थी और यहां पर बाकायदा वोट की अपील उनकी तरफ से की गई थी और एक बैठक उन्होंने ली हरियाणा निवास में, जिसमें हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक, निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक पहुंचे थे और बीजेपी के विधायक जो पंजाब से जुड़े हैं वो भी पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच जो श्रोमणी अकाली दल है, जो एनडीए की सबसे पुरानी गठबंधन की पार्टी थी, जिन्होंने कृषि कानूनों के चलते अपना नाता तोड़ दिया था बीजेपी के साथ, उनकी तरफ से यहाँ पर समर्थन देने की घोषणा कर दी गई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समर्थन देंगे। क्योंकि यहाँ से अगर बात करें खासतौर से पंजाब की, श्रोमणी अकाली दल के यहाँ से लोकसभा की 2 सीटें हैं। फिरोजपुर से खुद सांसद हैं सुखबीर सिंह बादल और उनकी जो धर्मपत्नी हैं, जो केंद्र में कभी मंत्री भी थी, लेकिन कृषि कानूनों के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वो भटिंडा से सांसद है। ऐसे में 2 वोट और 3 जो विधायक हैं उनके वो समर्थन देंगे। कुल मिलाकर 5 वोट कहीं ना कहीं अब एनडीए के खाते में नजर आ रहे हैं। और यहीं पर क्योंकि 2022 का जो चुनाव है पहले बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ लड़ती थी पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, लेकिन इस बार बसपा के साथ लड़ा था और यहाँ पर नज़र भी टिकी है कि मायावती की तरफ से किस तरीके का ऐलान यहाँ पर किया जाता है, क्या वो समर्थन देती है या नहीं। और कुल मिलाकर क्योंकि एक आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर अब जानी जाएंगी और ऐसे में माना ये जा रहा है कि बसपा भी अपना समर्थन देगी और यहाँ से पंजाब से जो 1 सीट बसपा की है उस पे नज़र टिकी है कि मायावती की तरफ से कब तक, जो बसपा सुप्रीमो हैं मायावती, उनकी तरफ से कब तक इसका ऐलान किया जाएगा। और देखिए जिस तरीके से हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक होने जा रही है 3 तारीख को, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम हरियाणा और बीजेपी के जो विधायक हैं या फिर
एमएलए हैं वो भी वहाँ माफ़ कीजिएगा, जो भी विधायक हैं या नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में 2024 लोकसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस पर बीजेपी की नज़र है। उत्तर भारत में जिस तरीके से बीजेपी का काफ़ी दबदबा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं दक्षिण और पूर्वी भारत की ओर भी बीजेपी की नज़र है। यही वजह है कि जयपुर के बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो हैदराबाद में होने जा रही है। तमाम आला नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और जन जन तक केंद्र की नीतियों को किस तरीके से पहुँचाना है इस पर नज़र रहेगी। और क्योंकि पंजाब की खासतौर से इस वक्त बात कर रहे हैं, तो पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और चुनाव में बीजेपी के साथ वो उतरे थे, लेकिन कोई करिश्मा तो नहीं कर पाए। लेकिन अगर बात करें उनकी राजनीतिक तजुर्बे की, 50 साल का तजुर्बा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसके तजुर्बे के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब में लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। ईशा, आपको रोकूंगी और 2024 चुनाव को लेकर ही शुरुआत करेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू होगा और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज दोपहर 12 बजे तक नामांकन होगा। कल होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव महाराष्ट्र में होगा। बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर होंगे प्रत्याशी। सत्र में बहुत अब तक जितना प्रयास लगाए गए उसको लेकर, बहुमत को लेकर भी प्रयास होंगे और बहुमत साबित करने के लिए शिंदे पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि सत्र में बहुमत साबित करना होगा, उसके लिए शिंदे एकदम आश्वस्त हैं। एक विशेष सत्र बुलाया गया है जिसकी शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी नामांकन होगा और आज 12 बजे से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया आज 12 बजे से शुरू हो जाएगी। कल होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर प्रत्याशी होंगे और सत्र में बहुमत साबित करने के लिए शिंदे पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अब हमारे कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव पर लगातार हमारी नजर है, क्योंकि हमारे साथ और भी संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। दिल्ली से गजेंद्र जुड़ गए हैं और ईशा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। गजेंद्र, दिल्ली में क्या खास है आज, क्या क्या बड़ी खबरें हैं राजधानी की? बिल्कुल, अगर बात करते इस वक्त बड़ी खबर प्रशांत विहार थाने से आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम मौजूद है प्रशांत विहार थाने के बाहर। यहाँ खबर आ रही है कि एक पुलिसकर्मी ने अपने आप को सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली मार ली है। गोली मारने वाले पुलिसकर्मी का नाम अमनदीप बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो यहाँ पे पीछे आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी, इसी गाड़ी में अमनदीप ने अपने आप को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली है। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है और फोरेंसिक टीम भी अब मौके पे पहुंच चुकी है और वो यहाँ पे जांच कर रही है कि किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाए जिससे पता चल सके कि अमनदीप ने अपने आप को गोली क्यों मारी है। अफसर भी यहाँ पे आ गए हैं, आला अधिकारी अब धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं और जांच टीम के साथ बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जांच आगे बढ़े और पता चल सके कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अमनदीप ने ये गोली कल मतलब रात को मारी थी गोली, क्योंकि जो पड़ोस में जो पीछे पेट्रोल पंप है यहाँ से बताया जा रहा है कि ये कल देर रात की घटना है जब अमनदीप ने अपने आप को यहाँ पे गोली मार ली है। अगर बात कर ले बाकी खबरों की दिल्ली से, तो दिल्ली में बेनी जो द्वारे का आज अंडरपास का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि सीधे नोएडा और दक्षिणी दिल्ली को जोड़ेगा।
सीधे एयरपोर्ट से, जिससे लगभग 1.8 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए आसान हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज मध्य प्रदेश सिंगरौली जा रहे हैं। वहां पे निकाय चुनाव के उनकी जो प्रत्याशी हैं रानी अग्रवाल, उनके लिए वहां पे वो प्रचार करेंगे। वहीं अगर दिल्ली में कोविड की बात कर लें तो कोविड में दिल्ली में एक बार दोबारा से 800 के मामले लगभग पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर दिल्ली में मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन दिल्ली वालों को थोड़ी गर्मी महसूस जरूर होगी, क्योंकि दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने वाला है। हालांकि शाम होने तक दिल्ली में बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, इस समय हमारे साथ उपेंद्र देहरादून से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड की क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए काजल, सबसे पहले उत्तराखंड की अगर खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से मानसून ने दस्तक दे दिया है, तो ऐसे में अब जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भूस्खलन की स्थिति अब लगातार जो है वो बनी हुई है। ऐसे में जिस प्रकार से जो है 83 सड़कें जो है वो भी बाधित चल रही है। हालांकि जो सड़कें खोलने के लेकर जो है जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो लगातार कोशिश कर रहा है। कई सड़कों को जो है उनको खोल भी दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है अभी भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और खासतौर पर जो बद्रीनाथ हाईवे है सिरोबगड़ के पास जो है वो 40 घंटे से जो है वो बाधित चल रहा है, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है उसको खोलने की। लेकिन अभी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो जेसीबी के द्वारा जो है मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ हाईवे जो है पूरी तरीके से बाधित चल रहा है, तो ऐसे में केदारनाथ की जो यात्रा है वो भी प्रभावित हुई है। और उसमें बद्रीनाथ की यात्रा, दोनों धामों की जो यात्रा है वो प्रभावित हुई है और लगातार जो है जो विभाग है उसको खोलने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पूरे देश ही नहीं प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो है वो बैन कर दिया गया है। कल 1 जुलाई से जो है पूरे देश भर में जिस प्रकार से बैन किया गया है, वहीं नगर निगम की ओर से भी अब देहरादून शहर में अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन किया जा सके। क्योंकि शासन की ओर से जिस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। हालांकि अभी देहरादून नगर निगम की ओर से व्यापारियों ने जिस प्रकार से मुलाकात की है उसमें यह कहा गया है कि 1 सप्ताह की मोहलत जो है व्यापारियों की दी गई है कि ताकि वो 1 सप्ताह के अंदर जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको या तो यूज कर सके या तो उसको नष्ट कर सके। तो इसको लेकर जो है उनको मोहलत दी गई है, लेकिन उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जो है नगर निगम की ओर से जो है चालानी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस से है। जिस प्रकार से जो है एक बार फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनका दर्द जो है उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से जो है अपने दर्द को छलका है। जिस प्रकार से उनका कहना है कि 2022 की विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से हार मिली है उसका ठीकरा जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उन पर थोप रहे हैं कि उनके कारण जो है 2022 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। उनमें साथ ही उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं प्रीतम सिंह और चक्राता से विधायक हैं, उन पर भी अपना ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता भी है जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी शादी विवाह जैसे समारोह में जाकर जो है इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि हरीश रावत के कारण ही 2022 की विधानसभा चुनाव जो है हारे हैं। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सियासत जो है पूरे प्रदेश भर में जो है वो तेज हो गई है। वो लगातार जो है इसको लेकर सियासत चल रही है कांग्रेस में। जिस प्रकार से लगातार उठापटक देखने को मिलती है, जिस प्रकार की गुटबाजी जो है कांग्रेस में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है हरीश रावत के इस फेसबुक अकाउंट के जरिए जिस प्रकार से उन्होंने एक अपने फेसबुक अकाउंट से जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने कई नेताओं को भी निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में लगातार जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, गुटबाजी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय हमारे साथ विवेक रंजन बिहार से जुड़ गए हैं। विवेक, बिहार की आज की बड़ी खबरें बताइए, क्या खास चल रहा है? जी बिल्कुल काजा, अगर बिहार की बात कर लिया है तो बिहार में आज जो है एक सबसे बड़ी खबर है जो बात कर ली जाए, जो विधानसभा के मानसून सत्र समाप्त हुए उस समय
जब जो एआईएमआई के विधायक थे और साथ ही साथ जो आरजेडी के अल्पसंख्यक विधायक ने आपत्ति जताई थी राष्ट्रगान पे, उसको लेकर अब जो बिहार से जो राज्यसभा सांसद में सुशील कुमार मोदी, उन्होंने तन कसते हुए आरजेडी पर निशाना साधे हुए कि आरजेडी की जो पार्टी है वो जो धर्म नीति पर चलती है, धर्म पे उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको जो है सिर्फ एक संप्रदाय पे वो अपने चलते हैं। अब ऐसे में लेकर जो ये है जो आरजेडी और बीजेपी के बीच में खूब तानातानी चल रही है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार में कोरोना की रफ्तार फिर पकड़ तेज हो गई है। जो कोरोना की रफ्तार जो बता दी गई, पिछले 24 घंटे में 179 नए मामले दर्ज की गई है, यानी कि जो कहा जाए तो कोई एक्टिव केस 1029 एक्टिव केस हो गए, यानी कि प्रदेश में अब जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पे काफी सवाल भी खड़े होने की आशंका है, क्योंकि जब से कोरोना जब से रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया तब से लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रही है कि अब अभी तक सरकार क्यों नहीं जागी है, जब इस तरीके से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर तीसरी खबर की बात कर लिया मौसम से लेकर, तो मौसम में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तरी और दक्षिणी बिहार के लिए। ऐसे में लेकर जो पिछली 24 घंटे की अगर बात कर लिया तो बिहार के तमाम जो हिस्से हैं तमाम हिस्से में बारिश हुई है, जिसके बाद वज्रपात के गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। अब ऐसे में लेकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि वो जो अगले 24 विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, समय की कमी है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। उपेंद्र आपका भी शुक्रिया, गजेंद्र आपका भी शुक्रिया, ईशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने देखा हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से जुड़े और उनके राज्य में समय क्या खास चल रहा है वो आपको बताया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।